हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आते रहें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। सपना ने आकर बैग टेबल पर रखा और घर को देखा। घर पूरी तरह से खाली था और खाने को दौड़ रहा था। आज उसे सब लोगों की बहुत याद आ रही थी, पर सब उसे छोड़कर जा चुके थे। किसी को मुझसे लगाव ही नहीं था। कितना चहकता रहता था यह घर। रीता और कपिल की लड़ाइयाँ, मीठी नोक झोंक दिन भर चलती रहती थी और रजत का बार बार उनके बीच में घुसना। कभी एक का पक्ष लेकर दूसरे को चिढ़ाता, कभी दूसरे का पक्ष लेकर पहले को चिढ़ाता। यही चलता रहता था। पुराने दिन सोच सोच कर सपना को हंसी आ जाती है, फिर आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं। आखिर में तीनों को मेरे पास आना ही पड़ता अपनी समस्याएं सुलझाने। और आकर कहते थे, दीदी माँ आप ही कुछ करो। और मैं भी उनकी नोक झोंक में शामिल हो जाती थी। कितना मज़ा आता था। दीदी माँ, हाँ यही नाम तो दिया था रजत ने मुझे। नीति ने मुझे दीदी से माँ बना दिया था तीनों की। एकाएक सपना का गला सूखने लगता है। वह मन ही मन सोचती है, कोई एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं बचा मुझे। नहीं तो जैसे ही मैं ऑफिस से आती थी, कपिल गेट से ही मेरा बैग ले लेता था और रीता वह तो पानी का गिलास लेकर तैयार ही खड़ी रहती थी। सपना बहुत देर तक चेयर पर बैठी विचार करती रही, फिर खुद ही खड़ी हुई और एक गिलास पानी पिया। गैस पर चाय चढ़ा दी और फिर विचारों का झंझावात शुरू हुआ। मैंने कितना प्यार दिया उनको, सारी जवानी गला दी उन पर। मैं भी शादी करके मज़े में रहती, अपना परिवार बनाती, पर वे मेरे अपने होते हुए मेरे अपने नहीं बन सके। रीता, वो मेरी छुटकी मुझे सुनाती है कि वो तो आपका फ़र्ज़ था। इतना सोचकर वह सुबकने लगती है। मैंने सारी ज़िंदगी तो यूं ही उनको बड़ा करने में निकाल दी। इतने में सर की आवाज़ से उनकी तंद्रा भंग हुई। देखा तो पूरी चाय उबल चुकी थी। अब दूसरी चाय बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, ना ही कुछ काम करने की। गैस को वैसे ही रहने दिया, साफ़ नहीं किया और एक कप दूध ही लेकर बाहर आ गई। दूध पीते पीते रजत की याद आ गई। मेरे लिए स्पेशल चाय बनाता था, कप मेरे सामने लाकर कहता था, ठन ठन, ये लो रजत की स्पेशल चाय, सिर्फ उसकी दीदी माँ के लिए। कपिल कहता, कभी हमें भी पिला दिया करो। तो रजत सपना के गले में बाहें डालकर कहता, नहीं, ये स्पेशल चाय तो मेरी प्यारी दीदी माँ के लिए ही है और उनका यह रजत हमेशा उन्हीं के लिए ही बनाएगा। और फिर कपिल को वो मुंह बनाना, कितना मज़ा आता था। सपना फिर वर्तमान में लौट आती है। पेट में चूहे भी दौड़ रहे थे। दूध के साथ बिस्किट ही खा लेती हूँ। फिर वह उठकर किचन में जाती है। सारे डिब्बे टटोल लिए लेकिन बिस्किट भी ख़त्म। फिर उसने ऐसे ही दूध एक सांस में पीकर ख़त्म किया और अपने आप से कहने लगी, ये लोग क्या समझते हैं, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। रह सकती हूँ, बहुत खुशी से रह सकती हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वह रूम में जाती है, कबर्ड से अपने फेवरेट ब्लू कलर का सूट निकालती है, पहनकर तैयार होती है। आईने में देखती है तो बाले की सफ़ेदी झलक रही थी। अरे यह क्या हालत हो गई है मेरी। न जाने कितने दिनों से मेहंदी ही नहीं लगाई है। 40 साल इतनी भी ज़्यादा उम्र नहीं होती कि बूढ़ी ही लगने लगूं। चलो कल ही में मेहंदी लगाऊंगी। फिर वही यादें पंख फड़फड़ाने लगी। रीता मुझे कभी भी ऐसा नहीं रहने देती थी। हर हफ्ते मेहंदी घोल कर रख लेती थी। मैं कितनी ही आनाकानी करूं, वह लगाती ज़रूर थी और कहती थी, क्या दीदी कितने बड़े और सुंदर बाल हैं आपके, और आप कभी भी केयर नहीं करती हो इनकी। पता नहीं मेरे बाद आपका क्या होगा। क्यों, तू कहाँ जा रही है। रीता शर्मा कर कहती है, क्यों, मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी क्या। और दोनों बहनें हंसने लगती। सपना के मन में एक टीस सी उठती है। उस सब के अपने अपने सपने हैं, पर मेरा क्या, मेरी किसी को चिंता ही नहीं। और वह स्कूटी निकालकर सुपरमार्केट की ओर रवाना हो जाती है। कुछ साल पहले उनके पिताजी शरशैया पर लेटे हुए थे और माँ की तो ऐसी हालत हो रही थी कि किसी के भी संभाले नहीं संभल रही थी। अचानक ही यह वज्रपात हो गया उन पर। सब बढ़िया चल रहा था, पर अचानक से पिताजी को हार्ट अटैक आया और सब खत्म। हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई। कपिल, रजत और रीता तो सपना से ही चिपके हुए थे। और सपना, उसकी कौन सी उम्र थी, अभी बीए सेकेंड ईयर में तो थी। मुश्किल से 19 की होगी। और सब रिश्तेदार सपना को ही कह रहे थे, अब सबको तुम्हें ही संभालना है, ध्यान रखना सबका। 1.25 महीना तो ऐसे निकला, पता ही नहीं चला। सभी लोगों का आना जाना लगा रहा। सब थोड़ा संभलने लगे थे, पर माँ संभल नहीं पा रही थी। उन्होंने पापा के साथ बिना रहने की कल्पना भी नहीं की थी। वे अक्सर बीमार रहने लगी। फिर गाड़ी अपनी पटरी पर चलने लगी। माँ की पेंशन आने लगी।
पापा की जगह सपना की अनुकंपा नियुक्ति हो गई तो घर चलाने की समस्या हल हो गई। पर सपना की पढ़ाई वहीं रुक गई। जैसे तैसे प्राइवेट एग्ज़ाम देकर फाइनल किया। कहाँ तो उसका सपना फाइनल करके प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करना था और कहाँ पापा की जगह क्लर्क की नौकरी कर रही थी। पर उसका अब यही लक्ष्य था कि मैं तो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई, पर मेरे भाई और बहन ज़रूर अपने सपने पूरे करें। 16 साल का रजत 11वीं में था और कपिल और रीता 9वीं में जुड़वा थे। 14 साल थे उस वक्त। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलने लगा, पर अभी कुछ और होना बाकी था। पापा के जाने के 2 साल बाद अचानक से माँ भी छोड़कर चली गई। घर में पैसों की किल्लत होने लगी। पापा के जाने के बाद माँ अक्सर बीमार ही रहती थी। वही है, सदमा सहन ही नहीं कर पाई थी। 2 साल तो जैसे तैसे निकले, फिर माँ भी सबको छोड़कर भगवान के पास चली गई। पर सपना पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ थी तो कम से कम घर संभाल ही लेती थी, वह अकेली अब सब कैसे संभालेगी। इसी चिंता में वह घुली जा रही थी, पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे मैनेज करे। शुरुआत में तो घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना सबकी बाई लगवा ली। पर माँ के जाने से पेंशन भी बंद हो गई तो मंथली इनकम भी कम हो गई। और रजत का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था, जिसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी। कपिल और रीता की भी कोचिंग चालू हो चुकी थी, उसमें भी पैसा जा रहा था। कपिल को भी इंजीनियरिंग ही करना था और रीता को MBBS करना था। सपना सबके सपने पूरा करना चाह रही थी, मगर वह खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि अब कैसे करेगी। कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा था। अपने खर्चे में कटौती करके घर के काम चलाने लगी। बाई रख रखी थी, उसको छुड़वा दिया, घर के काम खुद करने लगी। वह चाह रही थी कि भाई बहनों को यह न लगे कि पापा नहीं है तो हम अपने सपने पूरे नहीं कर सके, हमें जो बनना था वह ना बन सके, हम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। इसलिए सपना ने हर कोशिश की जिनसे वह लोग पढ़ाई कर सकें। रीता घर के कामों में सपना की हेल्प करवा देती थी, पर कितना करवा पाती। और उसकी स्कूल और कोचिंग भी तो थी, उसे भी इतना समय ही नहीं मिल पाता। रजत पे अपनी दीदी की मेहनत को देख रहा था, बहुत मानता था वह सपना को। रजत पढ़ने में भी मेधावी था, उसने भी बहुत मेहनत करके कॉलेज से स्कॉलरशिप हासिल कर ली, जिससे कि कम से कम फ़ीस लग सके। उसकी 50% फ़ीस माफ़ हो गई तो सपना का बोझ भी थोड़ा कम हुआ। पर कपिल रजत के विपरीत मस्तमौला इंसान था। वह भाई की तरह इंजीनियर तो बनना चाहता था, पर उसके जैसा पढ़ाई में नहीं था। उसका रिजल्ट आया तो वह एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। कपिल का रिजल्ट देखकर रजत ने कहा, दीदी अब इस पर पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कपिल ने कहा कि कोई बात नहीं दीदी, मैं अगली बार क्लियर कर लूँगा। सपना ने कहा, 1 साल और बर्बाद करेगा? हाँ दीदी, अगर मैं BE भी करूँगा तो मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। 1 साल और कर लेने दो प्लीज़। रजत कहता, दीदी मेरी बात मानो, ये इस साल भी क्लियर नहीं कर पाएगा। पैसे बर्बाद मत करना इस पर, मैं जानता हूँ कि यह आधे टाइम तो कोचिंग गया ही नहीं, तो कहाँ से इसका क्लियर होता। आप उसके लिए कुछ सोचना ही छोड़ दो, यह किसी लायक नहीं है। ऐसा मत बोलो रजत, वह इस बार मेहनत कर लेगा और पास भी हो जाएगा। सपना ने समझाते हुए कहा, तो फिर ऐसा करो, इसकी कोचिंग में फ़ीस मत देना, अपने दम पर पढ़े तो पढ़ने दो। कपिल चिढ़कर कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं अपने दम पर ही करके दिखाऊंगा। और जब रीता का रिजल्ट आया तो वह भी क्लियर नहीं कर पाई। उसका मुंह उतर गया। सपना को भी बहुत बुरा लग रहा था। रीता तो दिन रात मेहनत कर रही थी, फिर भी उसका नीट में नहीं हुआ। फिर भी उसने रीता को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम अगली बार मेहनत कर लेना, दुखी मत हो। रीता रोते हुए कहती है, दीदी मैं अगली बार क्या, आने वाले 10 सालों तक भी मेहनत कर लूँ ना, तो भी मेरा नीट में होने वाला नहीं। सपना कहती है, ऐसे निराश नहीं होते छुटकी। रीता कहती है कि नहीं, मैं सही कह रही हूँ दीदी, मैं पास नहीं होने वाली, इस कोचिंग में रहूँगी तो नहीं होने वाली। सपना उसे आश्चर्य से देखती है और कहती है, यह तो तुमने ही चूज़ की थी, वो तो इसलिए कि कम खर्च हो। आप जानते हो अपने यहाँ की बेस्ट कोचिंग में मेरी फ्रेंड कर रही थी, उसका हो गया। आप जब तक मुझे अच्छी कोचिंग में नहीं डालोगी तब तक मेरा नीट क्लियर नहीं होने वाला। सपना ने कहा, पर उसकी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है। रीता कहती है, हाँ दीदी, मगर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। कपिल ने कहा, कोचिंग से कुछ नहीं होता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। तो रीता कहती है, तुमने तो बहुत मेहनत कर ली ना और तुम्हारा हो गया। तो कपिल कहता है, वही तो कह रहा हूँ मैं, ना तुमने मेहनत की ना मैंने मेहनत की, इसलिए दोनों का नहीं हुआ। रीता बोली, तुम अपने साथ मेरा कंपैरिजन मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। दोस्तों में मटर गश्ती करने में ही तुमने अपना टाइम निकाला है। अपना मैं जानती हूँ मैंने कितनी मेहनत की, फिर मुझे घर में भी टाइम देना पड़ता है, काम करना पड़ता है। सपना उसको अवाक देख रही थी। वह कहती है कि रीता क्या कर रही हो तुम, तुम्हें कौन कहता है कि तुम घर के काम करो। रीता कहती गई,
मगर आप अकेले करती हो तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। आप ऑफिस से आकर थके हारे फिर काम में लग जाओ। पर आप मेरी फ्रेंड को देखना, वह एक गिलास पानी भी मांगती है तो उसके हाथ में आ जाता है। वह बस पढ़ाई करती रहती है, उसकी मम्मी उठने तक नहीं देती है। काश मेरी भी मम्मी जिंदा होती। रजत कहता है, तुम कैसी बात कर रही हो रीता? दीदी हमें माँ जैसा ही तो पाल रही हैं। उस पर तुम यह भी चाह रही हो कि तुम्हें पानी भी हाथ में दें? नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं तो यह कह रही हूँ कि नीट क्लियर करने के लिए पूरा टाइम देना पड़ता है और मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो कपिल कहता है, तो बताना तू क्या चाहती है? रीता कहती है, मैं क्या चाहूँगी, मुझे तो यहीं रहना है ना। सपना कहती है, यहीं रहने से क्या मतलब? रीता कुछ नहीं बोलती है। सपना कहती है, कुछ बोलो तो सही, कुछ हो सकेगा तो मैं कोशिश करूँगी। रीता धीरे से कहती है, वह दीदी अगर मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करूँ तो मेरा नेट क्लियर हो जाएगा। आप मुझे अच्छी कोचिंग में एडमिशन दिलवा दो और वहीं पास में हॉस्टल में एक कमरा दिलवा दो। कपिल कहता है, यह क्या फालतू बात कर रही हो? रजत कहता है, फालतू में पैसों की बर्बादी है ये तो। सपना कहती है, नहीं, तुम दोनों चुप रहो। रीता ठीक कह रही है, मैं कोशिश करती हूँ। अगर पैसे का इंतज़ाम हो गया तो मैं तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगी। सपना ऑफिस में बात करती है, मगर नौकरी को भी 3 साल ही हुए थे, इतने पैसे जमा नहीं हुए थे कि उसे लोन मिल सके। तो वह बैंक से लोन उठा लेती है। रीता की कोचिंग चालू हो जाती है, वह हॉस्टल चली जाती है। अब बैंक की किस्त भी जाने लगती है। तो घर की हालत देखकर कपिल कोचिंग नहीं जाने का फैसला करता है और घर पर रहकर ही पढ़ाई करता है। और अगले साल फिर रिजल्ट आया। कपिल की पढ़ाई तो इतने अच्छे से हुई नहीं थी जो वह क्वालिफाई कर पाता। उसके वही हाल जो पिछले साल हुआ था। सपना को उससे इतनी ज़्यादा उम्मीद थी भी नहीं, पर सबकी निगाहें रीता के रिजल्ट पर थी। रीता ने इस साल नीट क्लियर कर लिया और वह रैंक होल्डर थी। इस वजह से गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया और स्कॉलर भी मिल गई। अब सपना का टेंशन थोड़ा कम हुआ। वह खुद ही जानती है कि उसने यह एक साल किस तरह से निकाला है। पर उसने तीनों को कोई तकलीफ नहीं होने दी थी। उसने साल भर तक कोई भी कपड़ा नहीं खरीदा, कैंटीन में खाना तक छोड़ दिया। किसी भी तरह से कंजूसी कर करके उसने पैसे बचाए, जिससे कि बैंक की किस्त भी निकलती रहे और घर भी चलता रहे। अब रीता का एडमिशन हो गया और फीस भी कम ही थी, तो खुश हो गई कि चलो कम से कम रीता का सपना तो पूरा हो रहा है। बस बैंक की किस्त इस साल और फिर सब सही हो जाएगा। मैं कैसे भी मैनेज कर लूँगी और यह रजत का आखिरी साल है तो जॉब प्लेसमेंट आ ही जाएगी। और रजत तो इतना मेधावी है कि उसे तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिल ही जाएगा, फिर मैं चिंता मुक्त हो सकूंगी। सपना यह सोच सोचकर खुश हो रही थी कि कपिल ने भी अब मैनेजमेंट करने की सोची और उसने बीबीए में एडमिशन ले लिया। उसने कहा, दीदी मुझे यही करना है। सपना ने उसे प्यार से समझाया, बेटा तुझे जो करना है वह कर, अपने दिल से पूछ वो क्या कह रहा है। अगर तू फिर से आईटीआई की तैयारी करेगा तो मैं तुझे अच्छी वाली कोचिंग में डाल देती हूँ, पर अपने मन को मत मार। तेरा जो मन कर रहा है वह कर, मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूँगी। मन मार कर कुछ मत करना। कपिल कहता है, दीदी मेरा अब वह करने का मन नहीं कर रहा है, अब मैं यही करूँगा, मुझे यही करना है। रजत का जॉब प्लेसमेंट हो गया, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो गया। उसकी शुरुआत में ही अच्छा पैकेज था। सपना बहुत खुश हो गई। उसने उस पूरे दिन मोहल्ले में मिठाई बांटी। उसके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसका भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया था। आखिर उसने अपनी मंजिल पाली थी। रजत बेंगलोर चला गया, घर के हालात भी सुधरने लगे थे। रजत जब 3 महीने बाद घर आया तो उसने सपना को कहा, दीदी माँ अपनी आंखें बंद करो और अपने हाथ आगे बढ़ाओ। सपना ने कहा, यह क्या बचपना है रजत? वह बोला, बंद तो करो दीदी माँ। सपना ने आंखें बंद कर अपने हाथ आगे बढ़ाए तो रजत ने अपनी पहली सैलरी सपना के हाथ में रख दी। सपना ने आंखें खोली तो उसकी आंखें छल छला गई। उसने कहा, यह क्या है? रजत ने कहा, दीदी सब आपकी मेहनत का फल है जो मैं इंजीनियर बन सका। यह मेरी पहली कमाई आपको अर्पित है दीदी माँ। सपना ने उसे गले लगा लिया और रोने लगी। रीता और कपिल की आंखों में भी आंसू आ गए। रजत ने कहा, दीदी आप इस पैसे को जैसे चाहे वैसे खर्च करो, यह सब आपके लिए ही है। सपना ने सचमुच वह सारा पैसा खर्च कर दिया। दबे हुए अरमानों को पूरा किया। खुद के लिए 5 साड़ियाँ और इतने ही सूट लिए। रीता, कपिल और रजत को भी बहुत से कपड़े दिलवाए। घर में फिर से बाइयाँ लगवा ली। 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाना, मूवी देखना, सभी इच्छाएं पूरी की। रजत चला गया पर वह सबकी सुविधाओं का ध्यान रखता था। वह हर महीने अपनी आधी सैलरी भेजने लगा। सपना भी सभी की ज़रूरतों को पूरा करने लगी। घर में भौतिक सुख सुविधा के साधन बढ़ने लगे। घर का रेनोवेशन करवा लिया, कपिल को गाड़ी दिला दी, सब बढ़िया चलने लगा। और इसी बीच सपना के पतझड़ बड़े जीवन में बसंत धीरे धीरे दस्तक देने लगा। उसी के ऑफिस का क्लिक उसकी ओर आकर्षित होने लगा। अपनी जिम्मेदारियों के बीच सपना को किसी के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं थी।
पर उसने भी नोटिस करना शुरू किया कि सुमित उसे एकटक देखता रहता है। उसकी आंखों में प्यार झलकता है। ऑफिस में सपना की अंतरंग सहेली डिम्पल भी थी, जिसे वह अपनी हर बात शेयर करती थी। डिम्पल और सपना की पटती भी बहुत थी। डिम्पल ने भी सपना को एहसास करवाया कि सुमित उसे पसंद करने लगा है। सुमित सपना से बात करने की कोशिश करता था, पर सपना उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी, केवल काम की बातें करती थी। पर धीरे धीरे वह भी सुमित से इम्प्रेस होने लगी। उसे सुमित का यूं देखना पसंद आने लगा। जिस दिन सुमित ऑफिस नहीं आता उसे बहुत बुरा लगता। वह अच्छे से तैयार होने लगी, थोड़ा मेकअप भी करने लगी। धीरे धीरे उसकी सुमित से बातें होने लगी, मुलाकातें होने लगी। दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा। सुमित तो उसे पसंद करता ही था, सपना भी उसे पसंद करने लगी। और आखिर एक दिन उसने सुमित से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। वैसे भी सपना अब 26 साल की हो चली थी, तो वह सोच रही थी कि शादी करके घर बसा ले। अब रजत इस लायक हो चुका था कि रीता और कपिल को पढ़ा लिखा सके। सुमित सपना के बारे में सब जानता था, सपना भी सुमित के बारे में सब जानती थी। सुमित मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके ऊपर 2 छोटी बहनों की भी जिम्मेदारी थी। घर में बीमार माँ भी थी। सपना और सुमित ने मिलकर डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर जिम्मेदारी निभा लेंगे। वे दोनों मैच्योर थे और अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझते थे। सपना भी अपने भावी जीवन के सपने देखने लगी थी, जिसमें सुमित का साथ था। सपना और सुमित की दोस्ती को लगभग 1 साल हो चुका था। दोनों ही इसे शादी में तब्दील करना चाह रहे थे और अपने अपने घर में बताना चाह रहे थे। सुमित ने तो अपने घर में बता भी दिया था और सपना सबसे मिल भी चुकी थी। सपना को सुमित का घर और घरवाले बहुत पसंद आए थे। हालांकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड सपना के मुकाबले कम था, पर सपना ने सोचा मैं और सुमित मिलकर इस घर की स्थिति भी सही कर लेंगे। सपना सोच रही थी कि इस बार रजत छुट्टियों में आएगा तो तीनों को बैठाकर मैं बात करूंगी। वैसे 2-3 बार सुमित घर भी आया था तो रीता और कपिल भी उसे पहचानते थे। इधर रजत को भी जॉब करते करते 2 साल हो चुके थे। जब वह घर आया तो सपना ने कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रजत ने कहा दीदी माँ मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। तो कहो ना, सपना ने कहा। रजत कहता है नहीं पहले आप कह दो, आप क्या कहना चाहती हो। नहीं पहले तुम बता दो फिर मैं बता दूंगी। रजत कहता है मैं यह नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। रजत जैसे ही कहता है कि मैं अपनी नौकरी छोड़ना चाहता हूँ तो तीनों के तीनों अवाक रह जाते हैं। सपना कहती है क्यों, नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो? नौकरी तो इतनी अच्छी है तुम्हारी और कंपनी भी बहुत अच्छी है, इतना अच्छा पैकेज है। तो रजत कहता है घबराओ मत दीदी, मैं अब कंपनी स्विच करने की सोच रहा हूँ, दूसरी कंपनी में नौकरी करूँगा तो बहुत अच्छा पैकेज रहेगा, इससे दुगना मिलेगा। सपना ने चैन की सांस ली। वह कहती है मैं तो घबरा गई थी, मुझे लग रहा था कि क्या कारण है कि तुम नौकरी छोड़ रहे हो। रजत कहता है पर दीदी इसमें एक समस्या आ रही है, इसलिए मैं आसानी से इस नौकरी को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। क्यों, क्या समस्या आ रही है बताओ, हम उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। सपना कहती है। तो रजत कहता है आपको पता है ना, जब मैंने इस कंपनी में नौकरी ज्वाइन की थी तो उन लोगों ने बॉन्ड भरवाया था जिसके अनुसार मैं 4 साल तक किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकता और इस कंपनी को छोड़ भी नहीं सकता। पर अभी 2 साल ही हुए हैं। तो कपिल कहता है बॉन्ड के अनुसार उन्हें क्या देना पड़ेगा। रजत कहता है अगर मैंने इस कंपनी को छोड़ा तो मुझे 5 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। सपना कहती है यह बात तो सही है, 5 लाख तो जमा करने ही पड़ेंगे, मैं भूल ही गई थी। ऐसा करो तुम 2 साल और वेट कर लो, उसके बाद ज्वाइन कर लेना। रजत मायूस होकर कहता है नहीं दीदी, 2 साल बाद इतना अच्छा ऑफर नहीं मिला तो। सपना ने कहा मगर 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती हैं। रजत कहता है हाँ दीदी बड़ी रकम है, मगर आपकी कुछ सेविंग्स तो होंगी ना, उनमें से दे दो। सपना कहती है अरे नहीं रे, मेरे पास कहाँ हैं पैसे। रजत कहता है एफडी तो होगी। सपना कहती है नहीं रे, मुश्किल से 1 लाख होंगे। रजत कहता है दीदी हर महीने में अपनी सैलरी भी तो देता हूँ आपको, उनको सेव करके नहीं रखा क्या। सपना कहती है घर का खर्चा भी तो चलता है, इन दोनों की पढ़ाई चल रही है। रजत कहता है घर का खर्चा तो पहले भी चलता था, हम तीनों की भी पढ़ाई चलती थी, तब भी आपकी सैलरी में काम चल जाता था और अब तो मेरी भी आधी सैलरी आती थी। सपना चिढ़ के कहती है अब तुम मुझसे हिसाब मांगोगे। रजत कहता है दीदी मैं हिसाब नहीं मांग रहा, बस पूछ रहा हूँ। कपिल कहता है तो तुम ही बताओ ना, तुम भी तो आधी सैलरी लेते थे, तुमने भी तो कुछ सेविंग करके रखी थी ना। रजत कहता है मैं बेंगलुरु जैसे शहर में रहता हूँ, वहाँ पर तो तुम जानते हो कितना खर्चा होता है, मैं कैसे सेव करके रखता। कपिल कहता है तो तुम यह भी तो देखो यहाँ पर दीदी कैसे सेव करके रखती, वो सब हम पर ही तो खर्च कर रही है। रजत कहता है वह तो ठीक है, मगर अब क्या करें, मैंने नौकरी छोड़ी तो मुझे 5 लाख देने ही पड़ेंगे, पर कहीं से मिल जाए तो मैं चुका दूंगा, इतना तो मैं 1 साल में ही कमा लूँगा,
क्योंकि यहाँ से दुगना पैकेज है वहाँ का। सपना कहती है चलो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, ऑफिस से कुछ पैसा मिल जाए तो। फिर सब सोने चले जाते हैं। सपना अपनी और सुमित की बात कर ही नहीं पाती है। सपना को रात भर नींद नहीं आती है और सोचती रहती है कि मुझसे कहाँ गलती हो गई। रजत ने ही तो मुझसे कहा था कि दीदी आप अपने सपने पूरे कर लो। मुझे क्या पता था कि वह सेविंग करने के लिए अपनी सैलरी दे रहा है। यह बात सपना को अंदर तक चुभ जाती है। वह इस बात को दिल से निकाल ही नहीं पा रही थी। दूसरे दिन सपना ऑफिस जाती है तो डिम्पल और सुमित से बात शेयर करती है कि रजत को दूसरी कंपनी स्विच करनी है तो 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। सुमित मना करता है कि नहीं, तुम इतना पैसा कहाँ से लाओगी, मना कर दो उसे, कंपनी स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सपना कहती है कि मैं पीएफ से निकाल लूँगी तो सुमित कहता है नहीं, मैं तुम्हारे वह पैसे नहीं निकालने दूंगा, वह तुम्हारी पूंजी है तो मैं उसे इस तरह बर्बाद नहीं करने दूंगा। रजत को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तुम कब तक उन लोगों के लिए करोगी। सपना कहती है सुमित यह तुम क्या कह रहे हो। सुमित कहता है हाँ मैं सही कह रहा हूँ, यह पैसा मुसीबत के वक्त काम में आएगा। सपना कहती है यह मुसीबत का समय ही तो है। रजत को नई कंपनी ज्वाइन करनी है, उसे जो पैसा कंपनी में जमा करना है वह मेरे से ही तो मांगेगा ना। डिम्पल भी कहता है यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है, तुमने जमा करके रखी है, तुम ऐसे ही थोड़ी किसी को भी दे सकती हो। सपना कहती है मैं ऐसे ही किसी और को थोड़ी, अपने भाई को ही तो दे रही हूँ ना, उसे तो दे सकती हो ना। सुमित थोड़ा गुस्सा होकर कहता है नहीं तुम नहीं दे सकती, अगर तुमने दिए तो फिर तुम मुझे भूल जाओ। सपना तेज़ आवाज़ में कहती है सुमित। सुमित कहता है हाँ यह मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुमने रजत को पैसे दिए तो फिर मुझे भूल जाना सपना। सपना कुछ भी नहीं बोल पाती, वह अपनी सीट पर चली जाती है। डिम्पल भी बाद में सपना को समझाती है कि सपना कुछ भी करो सोच समझ कर करना। सपना मरती क्या ना करती। घर में रजत इस आशा में बैठा था कि दीदी पैसे लेकर आएंगी और वह रजत का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी। वह अपने पीएफ का फॉर्म भर देती है, 2 लाख मंजूर हो जाते हैं और 1 लाख घर पर थे। बाकी पैसों का इंतज़ाम कैसे करे, तो फिर वह बैंक से 2 लाख का लोन ले लेती। इस सब काम में 15 दिन लग जाते हैं, पर इन 15 दिनों में सुमित ने एक बार भी सपने से बात नहीं की। सपना ने सोचा सुमित को तो वह मना ही लेगी, एक बार रजत का काम हो जाए और वह बेंगलोर चला जाए और वह रजत को पैसे दे देती है। रजत बहुत खुश हो जाता है। वह सपना के गले लगकर कहता है दीदी मुझे पता था आप यह ज़रूर करोगी, आप मुझे निराश नहीं करोगी, थैंक यू दीदी। पर रजत नहीं जान रहा था कि दीदी के दिल पर क्या गुजर रही है। रजत बेंगलोर चला जाता है और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता है। इधर सुमित सपना से दूर जा रहा था। उसने सपना से बातें करना बंद कर दिया था। सपना कभी उसके पास जाती तो कुछ भी बहाना बनाकर चला जाता था। डिम्पल ने भी पूछने की कोशिश की तो सुमित ने कुछ नहीं बताया। कुछ महीनों बाद सपना की डेस्क पर एक शादी का कार्ड पड़ा था। उसने खोलकर देखा तो उस पर लिखा था सुमित वेड्स नूतन। कार्ड देखकर सपना को घबराहट होने लगती है। क्या सुमित शादी कर रहा है या यह कोई और सुमित है? यह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वह भी तो मेरे से प्यार करता है। वह डिम्पल के पास जाती है और कहती है डिम्पल यह क्या है? डिम्पल कहती है मैं भी आश्चर्य में हूँ सपना, यह अपना ही सुमित है। उसने सबको कार्ड बांटे, बहुत खुश लग रहा था। वो सबसे हंसकर बातें कर रहा था। मैंने उससे कहा भी कि तुम सपना के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो वह बोला कि तुम भूल जाओ इस बात को। मैं भी भूल चुका हूँ, मैं उस रिलेशनशिप से बहुत आगे निकल चुका हूँ, अब कोई फ़ायदा नहीं। फिर मैं कुछ बोली ही नहीं, तुम नहीं थी तो तुम्हारे टेबल पर ही कार्ड रखकर चला गया। पर वह ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ डिम्पल? डिम्पल कहती है वह शायद तुम्हारे लायक ही नहीं था, इसलिए अच्छा ही हुआ जो वह चला गया। सपना कहती है ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। डिम्पल कहती है पर वह तुम्हें अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रखना चाहता था, तभी तो तुमने उसकी एक बात नहीं मानी, तो तुम्हें छोड़कर उसने दूसरे से शादी ही कर ली। वह जिससे शादी कर रहा है वह लड़की भी गवर्नमेंट जॉब करती है। सपना डिम्पल के गले लग जाती है और सुबह सुबह कर रोने लगती है। उसी समय सुमित आता हुआ दिखाई दिया। सपना सुमित के पास जाना चाहती थी पर वहाँ 4-5 लोगों का झुंड था। सुमित उनके पास चला गया और उनसे बातें करने लगा। भाई बढ़िया है, शादी कर रहे हो, लड़की भी अच्छी संस्कारी नौकरी वाली मिल गई है। सुमित कहता है हाँ यार, अपने जैसे मिडिल क्लास व्यक्ति को कमाऊ बीवी मिल जाए तो क्या बात है, दोनों मिलकर कमाएंगे तो घर आसानी से चल जाएगा। 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी तो है मुझको। उसके बाद वह 1 घंटे तक उन लोगों से बातें करता है पर सपना की तरफ देखता भी नहीं। सपना तड़प कर रह जाती है। उसने भी सोच लिया कि शायद सुमित मेरे नसीब में ही नहीं था। सच्चे दिल से प्यार किया था उसे, पर मेरी किस्मत को यही मंजूर था। मेरी किस्मत में किसी का साथ है ही नहीं। वह आधी छुट्टी लेकर घर आ गई। घर पर कोई नहीं था, चाय बनाई थी और सो गई। शाम के 7 बजे फ़ोन की घंटी से उसकी नींद खुली तो देखा डिम्पल का ही फ़ोन था। उसने कहा तुम ठीक हो ना? सपना ने कहा हाँ अब ठीक लग रहा है।
मुझे ऑफिस से तो बेहतर ही लग रहा है, मगर अब मैं वहाँ नहीं रह पाऊँगी, मुझे ट्रांसफ़र एप्लीकेशन देनी होगी। तो डिम्पल कहती है कि तुम्हें ट्रांसफ़र लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने अपना ट्रांसफ़र भी करवा लिया है। जहाँ उसकी बीवी काम करती है वहीं पर। अच्छा, उसने सब पहले से ही सोच रखा था। अब उसके साथ तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, जो हमारा नहीं है उससे क्या मतलब। सपना कहती है ठीक है, मैं भी अब सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने को तैयार हूँ, मगर क्या करूँ, दिमाग तो यही कह रहा है पर दिल नहीं मान रहा है। डिम्पल कहती है तुम्हें आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा सपना, यह तो सच है, उसकी तो शादी हो रही है, वह तो बहुत आगे निकल गया है, तो तुम क्यों परेशान हो। फिर सपना उठी, कपिल और रीता भी आ चुके थे। रीता कहती है दीदी क्या हुआ, तबीयत ख़राब है क्या, आप बहुत देर तक सो रही थी। तो आप ऐसे तो नहीं सोती हो, मैंने देखा था तो आपको उठाया नहीं, मैंने सोचा कभी कभी तो आपको नींद नसीब होती है तो सोने दो। सपना कहती है हाँ रीता, मैं दोपहर में ही आ गई थी, सर दर्द था पर अब ठीक है। और पढ़ाई कैसी चल रही है। बढ़िया चल रही है दीदी। और कपिल तुम्हारा क्या है। मेरी भी अच्छी चल रही है, मेरा मन पढ़ाई में लग रहा है। चलो ठीक है। इसी तरह दिन निकलने लगे, सब पहले जैसा हो गया। पर 2 महीने हो गए, रजत ने सैलरी नहीं भेजी। सबका पेमेंट करना था, सपना की सैलरी तो आते से ही ख़त्म हो गई थी। अब कर्जा बढ़ने लगा था। उसने रजत को फ़ोन लगाया। पहले तो उसने नॉर्मल बातें की, कैसा है, क्या कर रहा है, नई कंपनी में कैसा काम चल रहा है। रजत भी सब बताता गया। सब बातें हो गई, पर सपना को पैसे का बोलने में शर्म भी आ रही थी। मगर यहाँ कर्ज बढ़ गया था, बैंक की किस्त भी आ रही थी। उसने आखिर रजत से कह ही दिया तुमने पैसे नहीं भेजे। रजत कहता है वो दीदी, अभी यहाँ नई जगह पर मैंने रेंट पर फ्लैट लिया है, तो बहुत सा पैसा डिपॉजिट में चला गया और कुछ नया सामान भी लिया है, तो मैं आपको पैसे नहीं भेज पाया। अगले महीने से ज़रूर भेजूँगा। सपना कहती है मुझे अभी थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो मैं तुझे फ़ोन नहीं लगाती। रजत कहता है दीदी आप एडजस्ट कर लो ना, नहीं तेरे पास कुछ हो तो भेज दे भाई। रजत कहता है ठीक है, मैं थोड़े बहुत भेजता हूँ, आप देख लीजिएगा। रजत केवल 10,000 रुपये भेजता है। सपना सोचती है इनमें क्या होगा। फिर वह किसी तरह मैनेज करती कि अगले महीने वह सैलरी भेज देगा तो सब सही हो जाएगा। अगले महीने भी 10 तारीख हो गई, तब तक रजत ने पैसे नहीं भेजे। सपना फ़ोन लगाने के 2-3 दिन से सोच रही थी कि फ़ोन लगाऊँ या नहीं। एक दिन रजत का ही फ़ोन आ गया। उसने कहा दीदी मैंने आपको पैसे भेज दिए हैं, वह मैं आपको 20,000 ही भेज पाऊँगा। तो सपना ने कहा तुम तो आधी सैलरी भेजते थे ना, और इस कंपनी में तो तुम्हारी दुगनी सैलरी है। हाँ दीदी, पर मैं कुछ सेविंग कर रहा हूँ, इसलिए अब इससे ज़्यादा नहीं भेज पाऊँगा। सपना कहती है इसमें से 10,000 तो सीधे सीधे बैंक में ही चले जाएंगे, लोन की किस्त जो चल रही है। रजत कहता है दीदी आप मैनेज कर लोगी, प्लीज़ आप कर लो। अब सपना को बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। वह कहती है ठीक है भाई मैं कर लूँगी, तो अपना ध्यान रखना। रजत कहता है ठीक है दीदी, लव यू, आप बहुत अच्छी हो। अब सपना को नया टेंशन हो जाता है कि किस तरह घर चलाए, क्या करे, कैसे सब मैनेज करे। सपना के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर अब उसने रजत से उम्मीद रखना छोड़ दिया था। रजत जितने पैसे भेज रहा था वह उतने से ही मैनेज करने लगी। उसने कपिल और रीता को भी नहीं बताया था कि रजत अब कम पैसे भेजने लगा है, इसलिए वह लोग सपना से वैसे ही उम्मीद करते जैसा पहले चल रहा था। खुले हाथों से खर्च करते, पर सपना उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। सपना ने खाने वाली बाई को फिर से हटा दिया था। वह सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता और टिफ़िन बनाती थी। रीता की पढ़ाई भी इतनी ज़्यादा थी कि वह बिल्कुल भी मदद नहीं कर पा रही थी। हालांकि 2 साल से सपना की आदत भी छूट गई थी और उससे अब इतनी मेहनत होती नहीं थी, पर अब वह फिर से मेहनत करने लगी। इसी तरह 3 साल और निकल गए। सपना अब 29 साल की हो चली थी। एक दिन ऑफिस गई तो डिम्पल ने उससे कहा तो अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती। सपना कहती है मेरा कौन है जो मेरी शादी के बारे में सोचेगा, क्यों, मैं हूं ना, मैं सोचूंगी ना। सपना उसको प्यार से देखकर कहती है तू तो है ही मेरी प्यारी बहन। डिम्पल कहती है तो सुनो, अब तुम मौसी बनने वाली हो, अब तो कम से कम शादी कर लो। सपना बहुत खुश हो जाती है। क्या सच में। डिम्पल कहती है यही खुशखबरी देने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया। वह मिठाई का पैकेट निकाल कर उसे देती है। सपना मिठाई खाकर कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। डिम्पल कहती है तो मुझे भी खुश होने का मौका दो, मैं भी चाहती हूँ मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। सपना कहती है तुम तो जानती हो मुझको कितनी जिम्मेदारियाँ हैं, शादी के बारे में तो सोच भी नहीं सकती, तो क्या तुम ज़िंदगी भर कुंवारी रहोगी। तुम्हारे परिवार में कोई बड़ा नहीं क्या जो यह बोले कि तुम्हें शादी करनी चाहिए। सपना कहती है दादा दादी तो पहले ही नहीं थे, मम्मी पापा भी चले गए, कभी कभार मामा बुआ लोग कह देते हैं। सपना शादी कब करोगी।
पर यह मुझे तो पता चला है कि कब शादी करूंगी तो उन्हें बताऊं। डिम्पल कहती है, सपना तुम्हारी उम्र भी हो रही है, तुम 29 साल की हो चुकी हो, तुम कहो तो मैं रजत से बात करूं। सपना कहती है, अरे नहीं नहीं। सपना कहती है, अरे नहीं नहीं। डिम्पल कहती है, अरे रजत तो अच्छी तरह से सेटल हो चुका है, तुम उससे शादी करोगी, फिर उसकी शादी भी तो करनी है। सपना कहती है, वह तो है, पर रीता का भी एमबीबीएस का आखिरी साल है, कपिल भी एमबीए कर रहा है, बस 1 साल और सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, फिर मैं अपनी शादी की सोच सकती हूँ। डिम्पल कहती है, चलो ठीक है, तब तक मैं भी इंतज़ार करती हूँ, तुम्हारा भतीजा भतीजी भी आ जाएगी तुम्हारी शादी में नाचने के लिए। फिर दोनों हंसने लगते हैं। साल भर बाद रीता अपनी इंटर्नशिप के लिए दिल्ली चली जाती है और कपिल यहीं पर जॉब करने लगता है। घर में सपना और कपिल ही रह जाते हैं। सब कुछ सामान्य गति से चल रहा था। एक दिन डिम्पल कहती है, अब तो रीता का इंटर्नशिप भी चालू हो गई है और कपिल की भी जॉब लग गई, अब तुम शादी कर लो। सपना कहती है, शादी के लिए लड़का भी तो होना चाहिए। डिम्पल कहती है, उसकी चिंता छोड़ो, मेरा एक कज़िन है, वह अभी तक कुंवारा है, वह तुमसे शादी कर लेगा, मैं उसे तैयार कर लूँगी। सपना कहती है, अभी तक कुंवारा है, इसका क्या मतलब है? तो डिम्पल कहती है, मैडम उसकी उम्र 35 साल की है, अभी तक उसकी शादी हो जानी चाहिए थी, पर हुई नहीं, समझी मतलब? सपना कहती है, मतलब? डिम्पल कहती है, सपना तुम भी अब 30 की हो गई हो, अब शादी नहीं करोगी तो फिर तुम्हें कुंवारे लड़के मिलने से रहे, विदुर या तलाकशुदा के रिश्ते ही तुम्हारे लिए आएंगे। सपना तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे भाई और बहन अब सेटल हो गए हैं, कल को सबकी शादी भी होगी, सब अपने अपने परिवार में बिजी हो जाएंगे, तुम अगर शादी नहीं करोगी तो तुम्हारा क्या होगा? सपना सोचने लग जाती है। डिम्पल उसे हिलाकर कहती है, क्या सोचने लग गई? तुम कहो तो मैं अपने कज़िन से तुम्हें मिलवा देती हूँ, एक दूसरे से मिल लो, पसंद कर लो, फिर अपने घर में भाई बहनों को बता देना। सब अपने पैरों पर खड़े हो ही गए, अब तुम्हारे ऊपर किसी की जिम्मेदारी नहीं है। सपना उससे मिलने के लिए हाँ कह देती है। ठीक है, तुम्हारे कज़िन से मैं मिल लूँगी, मगर उसके मन में कश्मकश चलती रहती है कि वह रजत, कपिल और रीता को बताएगी कैसे। क्या खुद कहेगी कि मैं शादी करना चाहती हूँ? वो क्या सोचेंगे कि दीदी को शादी की इतनी पड़ी है? फिर उसका एक मन कहता, नहीं नहीं, उन्हें भी तो लगता होगा कि अब मुझे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त कर देना चाहिए, मेरी शादी कर देनी चाहिए, सब सही हो जाएगा। तीनों समझदार हैं। डिम्पल ने अगले दिन ही अपने कज़िन को ऑफिस में बुला लिया। उसने उसको सपना से मिलवाया। उसका नाम अमित था। सपना अमित से मिली, बातें की, उसे अच्छा लगा। वह साधारण शक्ल सूरत का था, पर अच्छा काम करता था। घर में कोई नहीं था जो शादी की सोचता, इसलिए अभी तक कुंवारा ही था। सपना को अमित अच्छा इंसान लगा था। वह उस दिन जब घर आती है तो आईने के सामने खड़ी होती है और ख़ुद को देखती है और अपने आप से कहते, सपना यह क्या हाल बना रखा है तूने अपना? लग ही नहीं रहा कि तू वही सपना है जो बहुत ही स्मार्ट और गुड लुकिंग थी। जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबकर तू तो अभी से बूढ़ी होने लगी। अमित तुझे देखकर क्या सोच रहा होगा? अच्छे बनो, सपना ने मन में सोचा। दूसरे दिन सपना ने कबर्ड खोला तो साड़ी को चूज़ करने में थोड़ा समय लगा। और कोई दिन होता तो ऐसे ही साड़ी पहनकर निकल लेती थी, मिसमैच ब्लाउज के साथ ही चली जाती थी। उसे टाइम ही नहीं मिलता था। उसने आज साड़ी के साथ मैचिंग कांच की चूड़ी पहनी और हल्का मेकअप भी किया। तैयार होकर सपना आईने के सामने खड़ी हुई तो वह खुद को पहचान नहीं पा रही थी। कपिल के मुंह से भी निकल ही गया, क्या बात है दीदी, आज आप बहुत प्रिटी लग रही हो। सपना भी शर्मा गई। उसने सोचा कपिल क्या सोच रहा होगा कि दीदी आज तैयार क्यों हुई है, ऑफिस में सब लोग क्या सोचेंगे। फिर उसने खुद को एक नज़र देखा और अपने आप से कहा, लिपस्टिक थोड़ी डार्क लग रही है, लाइट कर ले सपना। फिर उसने लिपस्टिक थोड़ी पोंछ ली, अब ठीक है। और फिर खुद को ही देखकर उसने आईने में अपनी आंख मार ली। अब बसंत फिर दस्तक देने लगा था सपना की ज़िंदगी में। ऑफिस गई तो सपना ने पाया कि सबकी निगाहें उसी की तरफ उठ रही हैं। उसने सोचा, मैं क्यों तैयार हो गई। वह डिम्पल के पास गई तो उसने सीटी ही बजा दी और कहा, क्या लग रही हो? सपना ने कहा, मगर सब लोग मुझे ही देख रहे हैं ऑफिस में। डिम्पल कहती है, तुम कोई अजूबा हो जो सब तुम्हें देखेंगे, देखो सब अपने काम में व्यस्त है। अरे नहीं, मुझे ही देख रहे थे, सपना धीरे से कहती है। यह गलतफहमी छोड़ दो मैडम। और कहकर डिम्पल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। सब लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है, फिर दोनों चुप हो जाती हैं। सपना और अमित का मेलजोल बढ़ने लगा था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अक्सर वो लोग किसी कॉफ़ी शॉप में मिलते। उनकी फ़ोन पर भी लंबी बातचीत होने लगी थी। सपना डिम्पल से कहती है, डिम्पल, अमित मुझे पसंद है, मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ, पर उसे अभी मत कहना, पहले मैं इन लोगों को बता दूँ, उसके बाद। अभी दिसंबर में रजत और रीता दोनों आएंगे तो मैं बात कर लूँगी। रीता आ चुकी थी, उसने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली थी, अब तो उसे हॉस्पिटल ज्वाइन करना था। अब सब लोग रजत का वेट कर रहे थे। रजत जब भी आता था सब लोगों के लिए बहुत से गिफ्ट लेकर आता था।
इतने में डोरबेल बजी। रीता ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। सामने रजत एक लड़की के साथ खड़ा था जिसने सूट पहन रखा था और सर पर चुन्नी को पल्लू की तरह लिया हुआ था। सांवली सी थी मगर नैन नक्श बहुत ही अच्छे थे। रीता को देखकर रजत इस्माइल देने लगा। रीता ने भी इस्माइल देकर आंखों के इशारे से पूछा, कौन है ये? तो उसने कहा, दीदी को बुलाओ। रीता चिल्लाने लगी, दीदी दीदी इधर आओ, देखो रजत भैया किसे लेकर आए हैं। दीदी इधर आओ तो सही। जब सपना गेट पर गई तो उन दोनों को देखकर अवाक रह गई। उसे एक क्षण भी समझते देर नहीं लगी कि रजत ने शादी कर ली है। उसके मुंह से यही निकला, तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। रजत कहता है, दीदी ऐसा हो गया कि मैं किसी को इस बात की खबर ही नहीं दे पाया। फिर हंसकर कहता है, बाकी सब बात में कर लेना, अपनी बहू का स्वागत तो करो। सपना बोझिल कदमों से अंदर गई और थाली तैयार करके उसने रजत और उसकी बीवी का स्वागत करके उन्हें अंदर बुलाया। रजत ने बताया कि यह शिवानी है, उसी के साथ काम करती है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। जाति का अंतर होने के चक्कर में शिवानी के पिता रजत से शादी करने के लिए राज़ी नहीं थे और उसकी दूसरी शादी करवा रहे थे, इसलिए हमें भागकर शादी करनी पड़ी। और दीदी यह सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मैं आपको खबर ही नहीं कर पाया। सपना ने कहा, तुम शिवानी के पापा तक बात करने तो गए होंगे, तभी मुझे खबर कर देते, पर तुमने ज़रूरी नहीं समझा। अरे दीदी, मैंने सोचा आपको तो बता ही दूंगा, पर कुछ ऐसा योग बना कि हमें शादी करनी पड़ी। सपना शिवानी का वेलकम करके उसे अंदर तो ले आती है, मगर उसका मन कुछ उखड़ा उखड़ा सा ही रहता है। वह इस बात को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि रजत शादी करके आ गया। इतने में कपिल आता है। वह देखता है कि घर में नया मेहमान बैठा हुआ है, तो वह रीता से इशारों में पूछता है, कौन है ये? रीता शिवानी के पास आ जाती है और उसके गले में हाथ डालकर कहती है, यह हमारी भाभी हैं। क्या? कपिल आश्चर्य से कहता है, क्या रजत भैया आपने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं? हमने कितने सपने सजा रखे थे आपकी शादी के कि हम आपकी शादी में नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, और आपने हमें इस लायक भी नहीं समझा। तो रजत कहता है, अरे मेरे भाई उदास क्यों होता है? अभी कौन सी देर हुई है, अब नाच लेना। मेरी शादी हो गई है तो क्या, दीदी रिसेप्शन तो देंगी ही ना। अपने सभी रिश्तेदारों को भी तो बताना पड़ेगा ना कि मेरी शादी हो गई है। सपना का माथा ठनका इस बारे में, तो मैंने सोचा ही नहीं था। रिसेप्शन भी तो देना ही पड़ेगा, सबको बताना भी पड़ेगा। उसकी बात सुनकर रीता कहती है, वाह बहुत मज़ा आएगा भैया, मैं तो 10,000 का लहंगा बनवाऊंगी। कपिल कहता है, मुझे 3 पीस सूट चाहिए। रजत कहता है, हाँ बाबा सब बनवा दूंगा। फिर सपना की तरफ देखकर कहता है, दीदी आप कुछ बोल नहीं रही, आपको क्या चाहिए? आप क्या पहनोगे मेरे रिसेप्शन में? सपना इमोशनल हो जाती है और कहती है, मुझे क्या चाहिए, तुम लोग खुश रहो बस। रजत सपना के पास आकर कहता है, मैं शॉप की सबसे अच्छी साड़ी अपनी दीदी माँ के लिए लेकर आऊँगा। सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह सोचती है कि मेरी माँ होती तो कितना खुश होती अपनी बहू को देखकर। फिर उसे कुछ याद आता है और वह माँ की पेटी में से हार निकाल कर लाती है और शिवानी को देकर कहती है, यह हमारी तरफ से तुम्हें शादी का गिफ्ट है। यह मेरी माँ का हार है जो उन्होंने अपनी बहू के लिए रखा था। यह अब तुम्हारा हुआ। बहुत ही हैवी हार था और नक्काशी भी बहुत बारीकी से की गई थी। उस हार को देखकर शिवानी भी खुश हो जाती है। रात भर वे लोग बातें ही करते रहते हैं। रजत बताता है कि किस तरह उन लोगों का प्यार हुआ और शादी की प्लानिंग, फिर शादी कैसे की। और सपना को यह सोचकर रात भर नींद नहीं आई कि रिसेप्शन का इंतज़ाम अब कहाँ से करेगी। इतने सालों से सेविंग तो हो रही थी और वह भी नाम मात्र के बराबर। दूसरे दिन सपना ऑफिस जाती है तो डिम्पल उसका रास्ता ही देख रही होती है। डिम्पल उससे पूछती है, बात करी तुमने रजत और रीता से? आ ही गए होंगे दोनों। सपना कहती है, हाँ दोनों आ गए, मगर मैं बात नहीं कर पाई। अरे क्यों नहीं कर पाई, अब देर क्यों कर रही हो? अमित तो अच्छा है ना, पसंद है ना तुमको? सपना कहती है, अमित बहुत अच्छा है, अमित में कोई ख़राबी नहीं है, मगर मैं उन लोगों से बात नहीं कर पाई अपनी शादी के बारे में। उसका कोई और कारण है। क्या कारण है बताओ मुझे। सपना कहती है, आज जब रजत आया तो अपनी वाइफ को साथ में लेकर आया। डिम्पल कहती है, क्या वाइफ को साथ लेकर आया है? अरे उसे शर्म नहीं है, अपनी बड़ी बहन के रहते खुद ने शादी कर ली। पहले वह तुम्हारे बारे में सोचता, फिर उसे अपने बारे में सोचना चाहिए था। सपना बात को बनाते हुए कहती है, एक्चुअली वह बहुत समझदार है, ऐसा ही करता, पर शिवानी के पापा उसकी शादी किसी और से करवा रहे थे, इस वजह से उन्हें भागकर शादी करनी पड़ी। डिम्पल कहती है, तुम भी ना अपनी बहन भाइयों की ही साइड लिया करो। फिर डिम्पल थोड़ा खुश होकर कहती है, चलो रजत ने शादी कर ली, इससे एक बात तो अच्छी हो गई, तुम्हारी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। सपना कहती है, कैसे? रजत की वाइफ आ गई है, मतलब तुम्हारे घर की बहू आ गई है, अपना घर वही संभालेगी। रीता और कपिल की जिम्मेदारी भी उसी की हो गई, उनकी शादी करेगी और अब तुम शादी बेफिक्र होकर कर सकती हो।
तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी और तुम अब आराम से शादी कर सकती हो। सपना कहती है यह पॉइंट तो मैंने सोचा ही नहीं था। रजत की शादी करने से मैं इतना दुखी हो गई थी कि कुछ और सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। चलो अच्छा है। सपना कहती है एक और परेशानी है। डिम्पल कहती है बोलो मैडम, हम आपकी परेशानी दूर करने के लिए ही तो बैठे हैं। एक्चुअली रजत चाहता है कि एक अच्छा रिसेप्शन दे दो और सब रिश्तेदारों को बताओ कि रजत की शादी हो चुकी है। डिम्पल कहती है अब फिजूल खर्च करके क्या करना है, शादी करके आ तो चुका है, सबको फ़ोन पर बता दो। नहीं डिम्पल, रिसेप्शन तो देना ही पड़ेगा, हमारे घर की पहली शादी है, मुझे बहुत चिंता खाई जा रही है, पैसे कहाँ से आएंगे। डिम्पल कहती है तुम रजत से बात करो ना, रजत भी तो सेविंग कर रहा था इतने सालों से, कुछ तुम्हारी कुछ रजत की, दोनों मिलाकर दे देना, क्यों टेंशन लेती हो। सपना कहती है ठीक है, मैं रजत से बात करती हूँ। सपना घर आती है तो सभी लोग बाजार गए हुए रहते हैं। सपना रीता को फ़ोन लगाती है तो वह बताती है कि हम लोग शॉपिंग करने गए हैं। सपना सोचती है ये लोग अकेले ही चले गए, कम से कम मुझे बताते तो सही। फिर बाज़ार से जब वे आते हैं तो एक एक के हाथों में 8-8 10-10 पैकेट रहते हैं। कपिल कहता है अरे दीदी, हम लोग शॉपिंग करने गए थे, आप परेशान तो नहीं हुई ना। हमने इतनी सारी चीज़ें खरीदी, इतनी सारी चीज़ें खरीदी कि आप देखते ही रह जाओगे, कैसी शॉपिंग करी तुमने। रीता कहती है अरे दीदी, रजत भैया की शादी की शॉपिंग, अब देखो तो सही, वे लोग सब पैकेट खोल कर दिखाते हैं। बहुत सारी साड़ियाँ, कपड़े, ड्रेसेस, ज्वेलरी और न जाने क्या क्या चीज़ें थी। वैसे तो मुझसे बड़े होने की उम्मीद की जाती है, और जब यह चीज़ें घर का कोई बड़ा ही खरीदता तो मुझे पूछा भी नहीं, उसका दिल भर आता है पर आंखों के आंसू छुपा लेती है। रजत पूछता है क्यों दीदी, आप इन सबको देखकर खुश नहीं हुई। सपना कहती है अरे नहीं रजत, बहुत खुशी हुई मुझे, पर मुझे बता देते तो मैं भी चलती। अरे दीदी, मैंने सोचा भी कि आप घर में सबसे बड़ी हो तो आपको ये सब करना चाहिए, मगर फिर मैंने सोचा आप ऑफिस में थकी हुई होगी तो आपको कहाँ परेशान करें, इसलिए हम ही लोग चले गए और ले आए। अच्छा किया ना हमने। सपना हम कह देती है और देखो अब खाना भी नहीं बनाना, बाहर से खाना पैक करवा कर लेकर आए हैं और अब सब मिलकर खाएंगे। रात को सपना रजत से रिसेप्शन और पैसे की बात करती है, पर रजत कहता है हाँ दीदी, मैंने सेविंग तो करी है, मगर उस सेविंग से हम लोगों ने घर लेने का डिसाइड किया है। सपना कहती है घर की क्या ज़रूरत है, यह है तो सही, और अब तो इसको रेनोवेट भी करवा लिया है तो नया जैसा हो गया है। रजत कहता है दीदी, अब हम लोगों ने बेंगलोर में घर खरीदने का सोचा है, अब हमें वहीं तो रहना है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ अपना एक घर खरीद लें। सपना कहती है पर उसके लिए तुम्हें बहुत पैसा लगेगा। रजत कहता है वह तो है दीदी, पर वह इतने सालों में मैंने सेविंग की है, वह किस काम आएगी। थोड़ा लोन उठा लूँगा और अब शिवानी की सैलरी भी तो आएगी, तो सब मैनेज हो जाएगा। सपना कुछ नहीं कहती है, पर वह सोचती है कि अब रिसेप्शन के पैसे का क्या करें। फिर वह सोचती है चलो अभी के लिए मैं एफडी तुड़वा लेती हूँ, बाद में कपिल और रीता की शादी तो रजत को ही करनी है। वह रजत को कहती है कि रजत फिर भी कुछ बचत करके रखना अपने घर में, अभी और शादियाँ होनी हैं। रजत हंसते हुए कहता है दीदी, रीता तो इतनी होशियारी है कि घर बैठे ही रिश्ता आ जाएगा और कपिल मेरे जैसे ही किसी को भगा कर ले आएगा, फिर पैसों का क्या करना है। सपना मन ही मन में कहती है और मैं, मेरे लिए मेरी शादी नहीं होगी क्या, उसका नहीं सोचा तुमने। पर उसके शब्द बाहर नहीं निकल पाते हैं। सपना अपनी एफडी तुड़वा देती है और पीएफ से पैसा निकालकर बहुत बड़ा रिसेप्शन देती है। आखिर उनके ख़ानदान में पहली शादी थी, सभी लोग सपना की बहुत तारीफ़ करते हैं। परिवार वाले और रिश्तेदार बहुत खुश होते हैं कि इसके मम्मी पापा नहीं रहे, तब भी इसने अपने भाई बहनों को इतना पढ़ाया, बड़ा किया, अपने पैरों पर खड़ा किया और इतनी अच्छी तरह से शादी भी की। पर कुछ लोग दबी ज़ुबान पर यह बात कर रहे थे कि सपना की शादी पहले होनी थी, पर सामने से नहीं बोल पा रहे थे। सपना ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। रजत और शिवानी करीब महीने भर यहाँ रहे। इतने ही समय में सपना ने जान लिया था कि यह लड़की बड़े घर की इकलौती लड़की है, बड़ी नाजों से पली हुई है, जिसे हमारे मिडिल क्लास वालों के घर में रहने में परेशानी हो रही है। उसे हर सुख सुविधा की आदत थी जो इस घर में नहीं थी। वह नौकर चाकरों के बीच पली, उसे कुछ काम करना ही नहीं आता था और किसी भी काम को हाथ लगाती भी नहीं थी। सुबह आराम से 10 बजे सोकर उठना और बेड टी पीना उसकी आदत में शुमार था। शुरू में तो सपना ने 10 दिन की छुट्टी ले रखी थी तो उसने एडजस्ट कर लिया, पर जब उसने ऑफिस जाना शुरू किया तो घर की सारी व्यवस्था ही गड़बड़ाने लगी। रीता भी कब तक करती, उसने तो रजत से साफ साफ कह दिया अपनी बीवी का काम आप करो भैया, मुझसे नहीं सहे जाते उनके नखरे। रजत रहने तो 2 महीने आया था, पर 1 महीने में ही अपनी टिकट्स करवा ली थी। जिस दिन रजत और शिवानी गए उस दिन रीता, कपिल और सपना तीनों ने चैन की सांस ली, मगर इस आपाधापी में सपना अमित वाली बात करना ही भूल गई। दूसरे दिन सपना जब ऑफिस पहुंची तो डिम्पल बहुत परेशान दिख रही थी, तो वह सीधे डिम्पल के पास ही चली गई और कहा
क्या हुआ, क्या परेशानी हो गई है? डिम्पल कहती है सब तुम्हारी वजह से हुई है। सपना कहती है क्या हुआ भाई, एक परेशानी को तो विदा करके आई हूँ। डिम्पल कहती है उसी वजह से, और क्या, तुमने अपने बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचती। तुम्हें पता भी है क्या हुआ है तुम्हारे साथ? सपना कहती है तू ही बता दे क्या हुआ है। अमित ने तुम्हारा रास्ता देखते देखते दूसरी लड़की को हाँ कह दी। डिम्पल आश्चर्य से पूछती है मगर क्यों? अमित तो मुझे पसंद करता था ना। हाँ तुम्हें पसंद करता था, पर उसने 2-3 और लड़की देखी थी, तुम उससे ज़्यादा पसंद थी। तुमने उसे हाँ नहीं बोला था ना, तो वह कब तक वेट करता? तुम अपने बहन भाइयों में ही उलझी रहो, अपने बारे में मत सोचो। तुम वहीं लगी रहो और अमित को तुमसे बेहतर लड़की मिल गई, अब वह उससे शादी कर रहा है। सपना तुम अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ दूंगी। सपना का दिल बैठ जाता है। वह फिर डिम्पल से कुछ भी बात नहीं करती है और भारी कदमों से अपनी चेयर के पास जाती है और बैठ जाती है। डिम्पल भी सोचती है कि सपना को अकेले ही रहने दे। यह घाव भरने में महीनों लग गया, तब जाकर सपना नॉर्मल हो पाई। फिर सब काम अपनी गति से चल रहे थे। रीता ने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, अच्छी खासी सैलरी मिलने लगी। कपिल को अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो उसने सपना से कहा दीदी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। अरे कपिल, बिजनेस तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम तो जॉब ही करो। दीदी जॉब तो कर ही रहा था, पर मज़ा नहीं आ रहा। सपना कहती है तो ठीक है, देख ले, बिजनेस करके इसमें कुछ हो जाए। कपिल कहता है दीदी मगर उसके लिए पैसे चाहिए ना। सपना कहती है कपिल पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, तुम रजत से बात करके देखो। कपिल कहता है दीदी नहीं, मैं भैया से बात करूंगा तो वह मना ही कर देंगे। आप बात करो, आपको तो वह दे ही देंगे। सपना कहती है कपिल मुझे रजत से मांगना अच्छा नहीं लगता, अब तो वह कुछ भी नहीं भेजता। कपिल कहता है आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो क्या? चल तू कहता है तो एक बार बोल कर देखती हूँ, मगर कुछ नहीं हो पाया तो फिर तेरी जॉब का ही देखेंगे। ठीक है दीदी मैं तैयार हूँ। सपना रजत से बात करती है, पर रजत अपने ही रोना लेकर बैठ जाता है कि दीदी आप तो जानती हो शिवानी को कितनी रईसी में रहने की आदत है। हमें लाखों में रुपये मिलते हैं मगर पता ही नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं। दीदी मुझे आपकी बहुत याद आती है कि आप कितने कम पैसों में भी इतने अच्छे से घर चला लेती थी और कितने अच्छे से मैनेज करती थी, पर यहाँ पर लाखों रुपए भी कम पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वह लड़ाकू है या मेरी नहीं सुनती है, वह दिल की बहुत अच्छी है, मगर उसे रईसी में ही रहने की आदत है, तो वह क्या करे? अभाव में रहना क्या होता है वह जानती नहीं। सपना क्या कहती, रजत के हालात देखकर वह दुखी ही दुखी हो जाती है। रजत कहता है मैं उसे समझाता हूँ कि थोड़ा कम पैसा खर्च कर दो, तो वह कहती है कोई बात नहीं, पापा से ले आते हैं जो मुझे पसंद नहीं रही। तो मैं ये कोशिश करता रहता हूँ कि उसकी ख्वाहिशें पूरी होती रहें। सपना कहती है चलो ठीक है भाई, चल अपना ध्यान रखना। अच्छा एक काम ऐसा कर, तू कपिल को ही बुला ले, वहाँ पर कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो। रजत एकदम से कहता है अरे नहीं दीदी ऐसा मत करना, मुश्किल से हम दोनों का ही गुजारा होता है, कपिल आ जाएगा तो और खर्चा बढ़ जाएगा। रजत तेरा भाई है वो, कल को मैं कहूँगी कि तू कपिल और रीता को अपने पास रख ले, मैं जा रही हूँ तो तू क्या करेगा? अरे दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हो, आप कहाँ जाओगी? आपकी जिम्मेदारी है वह। सपना कहती है और तुम्हारी? रजत कुछ नहीं बोलता है, सपना भी कुछ नहीं बोलती, बस वह सोचती है ये सब मेरी जिम्मेदारी है और मेरा क्या। गाड़ी फिर अपनी गति से चलने लगती है। कपिल वहीं जॉब करने लगता है। रीता ने अपनी सेविंग से क्लिनिक खोल ली थी, वह हॉस्पिटल और क्लिनिक दोनों देखती थी। रजत साल में एक बार आता था, वह अब एक बच्चे का बाप भी बन चुका था। उस बच्चे की किलकारी से उनका आंगन गूंजने लगता। शिवानी भी थोड़ा बहुत सबको समझने लगी थी। सपना अब 37 साल की हो चली थी। डिम्पल ने अब उसे शादी के लिए कहना ही छोड़ दिया था। वह अक्सर कहती तुम्हें शादी के लिए बोलना जैसे बहरे के सामने ढोल बजाना, जिसका कोई मतलब ही ना हो। संडे का दिन था, सपना आंगन में धूप में बैठी थी, तभी एक बड़ी सी गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी और एक संभ्रांत से दिखने वाले व्यक्ति अंदर आए। उन्होंने पूछा आप ही सपना जी हो ना? जी मैं ही हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आइए। सपना उन्हें अंदर ले जाती है। वो कहते हैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। जी कहिए। जेके हॉस्पिटल मेरा ही है जहाँ आपकी बहन काम करती है। ओह, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बहन रीता का हाथ मांगने आया हूँ। मेरा बेटा उसी के साथ काम करता है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं और पसंद भी करते हैं। मुझे भी रीता बहुत पसंद है और उसे अपनी बहू बनाना चाहता हूँ, पर रीता ने कहा है कि वह आपकी मर्ज़ी के बिना शादी नहीं करेगी, इसलिए मैं उसका हाथ मांगने आपके घर पर आया हूँ। सपना बहुत खुश हो जाती है। वह रीता की तरफ देखती है तो रीता सर झुकाकर सहमति दे देती है, तो सपना भी हाँ कह देती है और रीता की शादी की तैयारी चालू हो जाती है। सपना रीता की शादी की तैयारी चालू कर देती है। रजत और शिवानी भी आ जाते हैं। इस बार शिवानी अपनी जिम्मेदारी समझ रही थी।
घर की बड़ी बहू होने के नाते सब तो नहीं पर बहुत से काम कर रही थी। सपना यह देखकर ही खुश थी कि शिवानी ने कुछ तो जिम्मेदारी समझी। रीता का इतने बड़े घर में रिश्ता हुआ है तो सपना ने अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च किया था। हालांकि रीता के ससुराल वालों ने मना किया था कि हम सब कर लेंगे, पर सपना ने फिर भी सब किया। सपना के पैसे और रीता की सेविंग भी काम में आई। सभी रिश्तेदार शादी में आए, सपना की बढ़ चढ़कर तारीफ करते रहे, मगर सबने सपना की शादी के बारे में बोलना ही छोड़ दिया था। जिसे सबने आशा ही छोड़ दी थी कि अब सपना की शादी होगी भी। किसी को उसके सपने और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना था और आखिरी रीता विदा हो गई। कुछ दिन बाद रजत, शिवानी और छोटा बेबी भी चले गए। घर सूना हो गया। अब कपिल और सपना ही बचे घर में। रीता का ससुराल शहर में ही था, पर वह इतना आ नहीं पाती थी। अपने काम और ससुराल में ही बिजी रहती थी। इधर सपना के जीवन में बसंत ने धीरे धीरे दस्तक देना चालू किया। सपना के नए बॉस आए थे अनुराग। वह विधुर थे, पत्नी की असमय मौत से आहत थे। बच्चा कोई नहीं था, पर अब वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे और दूसरी शादी करना चाह रहे थे। बहुत ही अच्छा स्वभाव था उनका। सपना धीरे धीरे उनसे इम्प्रेस हो रही थी। भले ही सपना 40 की होने को आई थी, पर दिल में अरमान तो अभी भी जवान थे। डिम्पल कभी छेड़ती कि तेरी बात चलाऊं बॉस के साथ, तो सपना के गाल लाल हो जाते। इधर कपिल ने एक दिन बोला, दीदी मुझे शादी करनी है। सपना ने कहा, शादी एकदम से क्या सूझा तुझे? दीदी एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सपना प्यार से कहती है, अरे मेरे भाई इतना बड़ा हो गया है तो मुझे मिलाना उस लड़की से, मैं तैयार हूँ। कौन है, किस परिवार की है? रजत ने तो कहा ही था कि तुम भी अपनी पसंद से शादी करोगे। क्या नाम है उस लड़की का? कपिल कहता है, उस लड़की का नाम बताओ ना क्या है? दीदी उस लड़की का नाम जूली है। तो सपना कहती है, मतलब ईसाई लड़की? नहीं कपिल, मैं तेरी शादी दूसरे धर्म में नहीं करूँगी। दीदी यह जाति धर्म से क्या होता है? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नहीं कपिल, मान जा भाई मेरी बात। कपिल ने उस समय तो कुछ नहीं बोला, पर एक दिन उसने सपना से कहा, दीदी मैं जूली के बिना नहीं रह सकता, मुझे उससे शादी करनी ही है। तो सपना ने कहा, मैं उस लड़की को अपने घर में नहीं रख सकती। तो कपिल ने कहा, मैं घर ही छोड़ दूंगा। सपना ने कहा, तुम मुझे और घर को छोड़ दोगे? हाँ दीदी, अब मैं आपको और घर को छोड़ दूंगा, पर जूली को नहीं छोड़ सकता। वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। सपना चिल्लाती है, कपिल। फिर कहती है, ठीक है तो फिर चले जाओ इस घर से और उस लड़की को इस घर में कभी मत लेकर आना। मैं तुमसे नाता रखूंगी, उससे नहीं। कपिल चला जाता है। जब रजत और रीता को यह बात पता चलती है तो वह कपिल का ही सपोर्ट करते हैं। सपना अकेली रह जाती है। उसे तीनों की बहुत याद आती और घर खाने को दौड़ता, मगर क्या करती, सब अपने में बिजी थे। इधर डिम्पल बॉस को सपना के बारे में सब बता देती है। अनुराग को सपना से सहानुभूति होने लगती है। धीरे धीरे वह भी सपना को पसंद करने लगता है और एक दिन वह खुद ही सपना को प्रपोज करता है। सपना, आप मुझसे शादी करोगी? सपना को बहुत आश्चर्य होता है, पर उससे कुछ कहते नहीं बनता। वह पहले से ही अनुराग को पसंद कर रही थी और शादी सपना की बाँछें खिल जाती हैं। सपना को चुप देखकर अनुराग कहता है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घर जाइए और अच्छे से विचार कर मुझे जवाब दीजिए। आप सोच रही होंगी यह बहुत जल्दी हो रहा है, पर मुझे लगता है हम अब उम्र के इस मोड़ पर हैं जहाँ इतनी समझदारी तो रहती है कि व्यक्ति को हम एक ही बार में पहचान लें। आप मुझे पसंद हो और आप मेरे बारे में सब जानती हो। मैं आपके जवाब के इंतज़ार में रहूँगा। सपना डिम्पल के पास जाती है, उसे सब बताती है। तो डिम्पल कहती है, पागल तूने हाँ क्यों नहीं कहा? सपना कहती है, पहले मैं अपने बहन भाइयों को तो बताऊंगी ना। डिम्पल चिढ़कर कहती है, उनकी बात लेकर बैठ गई। उन्हें अब तुमसे कुछ मतलब नहीं है, तुम शादी कर लो और उन्हें भी सब लोगों को जैसे इनविटेशन दे देना। सपना कहती है, नहीं वह मेरे अपने हैं, उन्हें तो मैं बताऊंगी। घर आकर सपना तीनों को फ़ोन लगाती है और कहती है कि बहुत ज़रूरी काम है, तुम तीनों आ जाओ। दूसरे दिन तीनों आ जाते हैं। सपना ने अनुराग के बारे में बताया तो रजत कहता है, शादी वो भी इस उम्र में? दीदी आप तो 40 की हो गई हो, अब आपको पहले ही शादी कर लेनी थी ना। सपना के सीने पर 3 सा चुभता है। रीता कहती है, आपको भी क्या सूझी दीदी, मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? कपिल कुछ कहता नहीं है, पर उसकी भी मौन असहमति ही होती है। सपना रजत को चिल्लाकर कहती है, तुम्हें पता है मैंने शादी क्यों नहीं की? शादी की उम्र में मैं शादी कर लेती तो तुम लोगों को कौन पालता, और अब तुम बड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। और रीता तुम अब बोल रही हो कि तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे। जब कपिल ने दूसरे धर्म में शादी की तो तब तुम्हारे ससुराल वालों ने कुछ नहीं कहा, और मैं 40 की उम्र में शादी कर लूँगी तो तुम्हारे ससुराल वाले अब बोलने लगेंगे। तुम लोग क्या मेरे अपने नहीं हो? तुम्हें मुझसे कुछ मतलब नहीं है क्या? सब मेरी त्याग की बातें करते हो कि दीदी ने हमारे लिए ये किया, दीदी ने हमारे लिए वह किया। दीदी हमारी माँ है, पर क्या किसी ने दीदी के बारे में सोचा?
दीदी की क्या फीलिंग है, दीदी की भी कुछ ज़रूरतें हो सकती हैं, यह तो किसी के दिमाग में नहीं आया। मैं तो सबकी अपनी थी, पर मेरा कोई अपना नहीं रहा। चले जाओ सब यहाँ से, मुझे तुम लोगों की क्या किसी की भी ज़रूरत नहीं है। कपिल कहता है, ऐसी बात नहीं है दीदी, तुम भी चुप रहो, मुझे किसी की भी बात नहीं सुननी, चले जाओ यहाँ से तुम। धीरे धीरे करके तीनों चले जाते हैं। सपना लूटी पीटी सी बैठी रहती है, उसे बहुत रोना आ रहा था। घर पूरा खाली खाली लग रहा था, उसे सभी पुरानी बातें याद आ रही थी। कपिल और रीता की शरारत, रजत का दोनों से उलझना वह नहीं भूल पा रही थी। फिर उसने सोचा कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से आगे निकलना ही चाहिए, और उसने अनुराग को फ़ोन लगा दिया। उसने अनुराग से कहा कि अनुराग जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैंने फ़ैसला कर लिया है, इसलिए मैंने आपको फ़ोन पर ही जवाब देना उचित समझा। अनुराग बहुत खुश हो जाता है। वह कहता है, सपना, आपने मेरे दिल की इच्छा पूरी कर दी है, अब हम जल्दी से शादी करेंगे। तो सपना कहती है, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है। कहिए क्या बात है, हम कल ही शादी कर लें तो कैसा रहेगा। अनुराग थोड़ा उलझन में पड़ जाता है, फिर कहता है, ठीक है आप जैसा कहें, पर इतनी जल्दी कोर्ट में तो शादी हो नहीं पाएगी, तो हम लोग मंदिर में ही शादी कर लेंगे। सपना कहती है, ठीक है हम मंदिर में शादी कर लेते हैं। अनुराग कहता है, आप बोल दीजिए आपकी तरफ से कितने लोग आएंगे, मैं अपनी तरफ से भी बोल देता हूँ। सपना कहती है, मेरी तरफ से डिम्पल रहेगी और कोई नहीं आएगा। अनुराग कहता है, मेरी तरफ से भी 2-4 लोग ही रहेंगे। उसके बाद सपना फिर पुरानी एल्बम निकालकर सबकी फ़ोटो देखने लगती है और रोने लगती है। ऐसे ही सारी रात निकल जाती है। अनुराग का फ़ोन आता है, वह कहता है कि सुबह के 10 बजे का समय है, मैं 9 बजे आपको मंदिर से ले लूँगा। और 10 बजे सपना की शादी डिम्पल और 4 लोगों की मौजूदगी में अनुराग के साथ हो जाती है, और सपना विदा होकर अनुराग के घर चली जाती है। सुहेग से सपना को उदास देखकर अनुराग उससे पूछता है, क्या तुम खुश नहीं हो इस शादी से। सपना कहती है, नहीं मैं खुश हूँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है आपसे। पर सपना कहती है और रुक जाती है। अनुराग कहता है, तुम मुझे अपना समझकर सब बातें कह सकती हो। अनुराग से अपनेपन की बातें सुनकर सपना अपना सब दुख उसके सामने उड़ेल देती है। अनुराग कहता है, वे कभी ना कभी तो तुम्हें समझेंगे, इतना उदास मत हो। और अनुराग उसे गले से लगा लेता है। अनुराग के प्रेम बंधन में सपना अपने समूह भूल जाती है और प्रेम सागर में गोते लगाने लगती है। अनुराग के गले लगे सपना को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह उसकी नींद खुलती है तो नौकर आकर कहता है कि मैडम आपसे मिलने कोई आया है। सपना कहती है, मुझसे मिलने कौन आ गया, वो भी अनुराग के घर। वह नीचे जाकर देखती है तो नीचे कपिल और एक लड़की बैठी। सपना नीचे आती है और कहती है, कपिल तुम। हाँ दीदी मैं, और यह जूली। सपना उसे देखती है। करीब 23-24 साल की लड़की 7 महीने का गर्भ लिए खड़ी थी। वह कहती है, दीदी आपके बारे में मुझे कपिल ने बताया तो मैंने इससे बहुत झगड़ा किया। कितना गलत है वह, आपको ऐसे समय छोड़कर आ गया। कपिल उसके पैरों में पड़ जाता है और कहता है, दीदी मुझे माफ़ कर दो। जूली कहती है, मैं आपका कन्यादान करूंगी दीदी। सपना की रुलाई निकल आती है। वह सोचती है, यह लड़की अभी खुद माँ नहीं बनी है और मेरी माँ बन रही है। वह खुशी से उन दोनों को गले लगा लेती है। इतने में रजत और शिवानी भी आते हैं। आते से ही रजत सपना के गले लगकर खूब रोता है। वह कहता है, दीदी मैं बहुत बुरा हूँ, आप मेरी पिटाई करो, पर अब कभी भी हमें घर से निकलने का मत कहना। मैं आपसे बात किए बिना नहीं रह सकता। तभी बाहर से रीता और उसका पति भी आ जाते हैं। वह कहते हैं, दीदी अब हम आपकी शादी करेंगे। सपना कहती है, अरे मेरी शादी तो हो चुकी है। कपिल कहता है, नहीं हम नहीं मानते उस शादी को, हम अपने घर से आपको धूमधाम से विदा करेंगे। तभी डिम्पल आती है और कहती है, और नहीं तो क्या, मेरी बेटी को तेरी शादी में भी तो नाचना है। तभी अनुराग आता है और कहता है, अरे तुम सब लोग मेरी बीवी को कहाँ ले जा रहे हो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो सब कहते हैं, अब तो वह शादी के बाद ही आपके घर आएगी। फिर सब बैठकर बातें करते हैं। सपना कहती है, अब रहने दो, अब शादी हो चुकी है। रीता कहती है, दीदी आप हमें प्रायश्चित का एक मौका तो दो। रजत कहता है, कल आपने जब हमें घर से निकाला तब हमें समझ में आया कि आपकी भी तो कुछ इच्छाएं होंगी, मगर हम समझ नहीं पाए। डिम्पल दीदी ने बताया 2 बार पहले भी हमारी वजह से आप शादी के लिए आगे नहीं बढ़ पाई। कपिल कहता है, हम तो समझ ही नहीं पाए, पर दीदी आपने क्यों नहीं कहा, हम तो पहले ही बुद्धू। फिर सब हंसने लगते हैं, माहौल हल्का हो जाता है। फिर सब डिसाइड करते हैं कि सपना की शादी अपने घर से बहुत ही धूमधाम से की जाएगी। सपना सोचती है, मेरे सपनों ने आखिर अपने बारे में सोच